हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक कंप्लीट करवा दिया था, तो आज की क्लास में अपन को पी ब्लॉक स्टार्ट करना है। और आपके मेजर टेस्ट में पी ब्लॉक में दो ही ग्रुप है, 13th एंड 14th, जो कि बहुत इजी है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से पहले जो अपन ग्रुप ले रहे हैं वो ग्रुप कौन सा? 13th ग्रुप। और अगर मैं इसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखूं तो इसे बोला जाता है थर्ड ए, ठीक है। या फिर इसको हम नाम देते हैं बोरॉन फैमिली। तो ये होता है 13 ग्रुप, ठीक है, बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली में एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट्स की, तो जो बोरॉन होता है, ठीक है, बोरॉन आपका मेटलॉइड होता है। और बोरॉन को छोड़ के जो बाकी सारे आपके एलिमेंट्स हैं 13 ग्रुप में, वो सारे मेटल्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज, बोरॉन आपका यहाँ पे मेटलॉइड है, उसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और उसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है वो आपके क्या होते हैं? मेटल्स। एल्यूमिनियम अगर आप देखो तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। वैसे तो थर्ड है। फर्स्ट पे अगर देखो तो फर्स्ट पे है ऑक्सीजन, सेकेंड पे है सिलिकॉन और थर्ड पे होता है एल्यूमिनियम। लेकिन ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ज्यादा मिलती है, दैट्स व्हाई सेकेंड एलिमेंट हो जाता है। और जनरल फॉर्म में ये थर्ड एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि बोरॉन आपका मेटलॉइड होता है और एल्यूमिनियम आपका द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। 13 ग्रुप अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बात हो गई जनरल से सारे एलिमेंट्स का आपस में एक छोटा सा कंक्लूजन में मिला कि भाई इसमें कौन मेटल है कौन मेटलॉइड है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो पहली प्रॉपर्टी में क्या देखूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है? देखो, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration is NH2 NP। अगर आप इनका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको NH2 NP1 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं अगर बोरॉन की बात करूँ, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो 1H2 2H2 2P1 होता है। यानी इसमें हायर मोस्ट सेल कौन सी है? सेकंड, क्योंकि हम सेल हायर सेल कैसे कंपेयर करते हैं? इन नंबर से। तो हायर नंबर कौन सा है? 2, और 2 में दो सब सेल है, S और P। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपकी? वैलेंसी सेल, लास्ट सेल। तो एल्यूमिनियम में क्या 3H2 3P1 नहीं हो जाएगा? इसमें 4H2 4P1। यानी सिर्फ सेल के नंबर बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही जाएगा ना। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP1। सिर्फ N के नंबर चेंज होंगे, लेकिन लास्ट इनकी वैलेंसी सेल भी सेम रहेगी और इलेक्ट्रॉन भी सेम फॉर्मेट में जा रहे होंगे सब सेल्स में, H2 और P1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बोरॉन की, तो बोरॉन का जाता है 2H2 2P1, एल्यूमिनियम 3H2 3P1, लास्ट होगा गैलियम। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब अगर तुम लोग यहां से देखो तो तुम्हें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके मैक्सिमम बॉन्डिंग, तो मैक्सिमम बॉन्डिंग इसकी कितनी हो सकती है? यानी ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्डिंग 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अगर मैं बात करूं 13 ग्रुप एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझो।
अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी भाई, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, +3 होगी। बट यहाँ पे देखना होता क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस, यानी कि जो आपके 30th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं, +3। ठीक है, बट इसमें एक नोट दे, नोट क्या है, नोट इसमें ये है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम +1 oxidation state is more stable than +3 oxidation। यानी आप टॉप टू बॉटम जब जाओगे, यानी आप एल्यूमिनियम से लेके थैलियम की तरफ जाओगे, तो आपको थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल मिलेगी, यानी थैलियम की +1 ज्यादा स्टेबल होगी थैलियम के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है इनर पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर पेयर इफेक्ट कैसे, जैसे आप सिंपल सी बात देखो, तो आप थैलियम में जाओ या किसी में जाओ, तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं। ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको पता होगा कि इनर पेयर इफेक्ट के लिए जैसे जैसे एस पी डी एफ को आप कंपेयर करते हो, तो एस का सबसे ज्यादा होता है, पी का एस से कम, डी का पी से कम, और एफ का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है एसपीडीएफ का। ठीक है, तो इनर पेयर इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन होते हैं, देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तुम, बोरॉन से थैलियम की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा और न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स होने की वजह से क्या होता है कि जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा NH2 NP1 होता है, तो ये जो बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं ना, ये इसको पोलर शील्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के साथ बॉन्डेड रहता है, यानी NH2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बचता क्या है, NP1, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पाता है थैलियम के केस में। तो इसीलिए इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल है, जबकि एग्जिस्ट दोनों में करता है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात आएगी तो +1 वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसका रीजन इनर पेयर इफेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस में, और दूसरा रीजन देना हो तो ये दे सकते हो कि न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी से क्या होता है, इसमें डी फुलफिल्ड होता है, 3d10 होता है, तो 10 होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है s, ठीक है, ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो s के इलेक्ट्रॉन रिमूव भी नहीं हो पाते, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ ही नहीं पाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से रिमूव हो रहा है, इसीलिए +1 फॉर्म में वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है। या फिर एक और रीजन देखो, अगर मैं थैलियम की बात करूं, तो थैलियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो H2 NP1 तो मुझे अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा इसको। तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां डालने के लिए, मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां पे। तो ये प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये 3 बॉन्ड तो बना पाएगा, और बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसके ट्रांसफर में जो एनर्जी लगी वो रिलीज्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। अब रिलीज्ड एनर्जी, जो बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, उससे अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये प्रोसेस होगी ही। ठीक है, तो ये भी एक रीजन आप ध्यान रखिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के जंप करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड बनने के बाद रिलीज होने वाली एनर्जी से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अकरेंस, यानी कि अर्थ क्रस्ट पे क्या है इनका, मतलब इनके मिलने की टेंडेंसी क्या है, अर्थ क्रस्ट पे इनके मिलने की टेंडेंसी क्या होती है, इस मैटर में अपन बात करते हैं।
तो यहाँ पे बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात अपन जनरली करेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं बोरॉन की, तो बोरॉन अर्थ क्रस्ट पे बहुत कम परसेंटेज में हमें मिलता है। बोरॉन हमें मिलता है 0.0001%, यानी इसका अबंडेंट परसेंटेज कितना है? 0.0001%। तो ये नेचर में अर्थ क्रस्ट पे बहुत ही कम टेंडेंसी में हमें मिलता है, पहली चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्लस ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है, टू एलोट्रॉपिक फॉर्म। पहला B10, जिसका परसेंटेज देखो तो 90% होता है, 19%, और एक होता है B11, इसका परसेंटेज देखो तो 81% इसका अबंडेंट होता। तो बोरॉन आपका टू एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है, B10 और B11, ठीक है। अब इसी जगह मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम अभी मैंने आपको बताया है कि वैसे अगर आप कंपेयर करो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है ना, ये बाई मास दिया हुआ है। तो एल्यूमिनियम आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है, यानी ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। अगर इसका बाई मास तुम देखो तो ये अर्थ क्रस्ट पे 8.3% बाय मास हमें मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अब मैं एक बार वीडियो पॉज करके इनके कुछ कॉमन पोल्स के नाम लिख देता हूं, बोरॉन और एल्यूमिनियम के, जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बात की जाए अबंडेंस की, तो याद रखना एल्यूमिनियम आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, और जनरली देखो ऑक्सीजन को कंसीडर करके थर्ड होता है, और बोरॉन की अबंडेंट बहुत कम होती है। ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है, जिसमें से B10 एलोट्रॉप कम और B11 ज्यादा आपको मिलता है। तो मैं कुछ ओल्स आपको लिखवा के देता, उसे आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं। चलिए, तो हम कुछ कॉमन ओर के बारे में बात कर रहे हैं, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो अगर मैं बोरॉन की पहली कॉमन ओर के बारे में आपसे बात करूं तो उसे बोलते हैं बोरैक्स, ठीक है। यानी पहली कॉमन ओर कौन सी होती है? बोरैक्स। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O5 OH का होल ट्वाइस, ठीक है। OH का होल 4 8H2। तो ये आपकी पहली ओर है बोरैक्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली जो ओर है वो है बोरैक्स, या फिर इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं .10H2, ठीक है। तो बोरॉन की पहली ओर जिसमें मिलती है बोरैक्स, तो आपको ये कंपाउंड याद रखने पड़ेंगे कि इन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है। दूसरी है करनाइट। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O5OH4, या फिर Na2B4O7.2H2। ये दो और हो गई बोरॉन की। थर्ड जो इंपॉर्टेंट और होती है उसका नाम होता है कोलेमा 9, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट और है कोलेमा 9, जिसका फॉर्मूला होता है Ca2B3O4OH whole thrice twice .2H2, या फिर
तो ये बोरॉन की 3 इंपॉर्टेंट और है, और चौथी जो होती है वो होती है ऑर्थोबोरिक एसिड। फोर्थ ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO। तो एक बार इसके बोरॉन के आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं एल्यूमिनियम के लिखवा देता। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए कॉमन कोर है इनकी, इनके कंपाउंड आपको याद करने पड़ेंगे, और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है शॉर्ट फॉर्म में और कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी आपको नोटिस रखना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपन एल्यूमिनियम की तरफ। तो एल्यूमिनियम की कॉमन कोर तो सबको पता है, बॉक्साइट, ये आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा है। एल्यूमिनियम पहली होती है बॉक्साइट, ठीक है। सेकंड होती है क्रायोलाइट। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? बॉक्साइट होता है Al2O3.2, ठीक है, Al2O3.2। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक AlOX, ठीक है, AlOX डॉट, ठीक है, छोड़ो उसको, उस रिप्रेजेंटेशन को। अब बॉक्साइट की नॉर्मल ओ देखो, Al2O3.2H2। ट्रायोलाइट आपकी होती है सोडियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड, Na3AlF6, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। नेक्स्ट जो आपकी होती है वो होती है ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज, ठीक है, इसका फॉर्मूला कि इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है। तो इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है फेल्ड्स्पर, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? KAlSi4O8, KAlSi4O8, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ, वो होती है माइका। और माइका का फॉर्मूला क्या होता है? माइका होता है KAl2Si4, 2 सेकेंड, हाँ, KAl2Si3AlO10 OH ट्वाइस, ये होता है आपका माइका। फिफ्थ नंबर पे आती है बेरिल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, ठीक है, और ये वाली जो अपन देख रहे हैं ये सारी की सारी एल्यूमिनियम की। Be3Al2 Si6O18, ये हो गई बेरिल। 6 नंबर की जो ओर है उसको हम बोलते हैं कोरडनम। तो कोरडनम क्या होता है? एनहाइड्रस Al2, यानी सिर्फ Al2O3,
H2O रिमूव कर दोगे तो वो आपकी क्या बन जाती है, कोरंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओथ्स है एल्यूमिनियम की, और जो पहली लिखी थी वो थी बोरॉन, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो अपीयरेंस अपन ने देख ली इसकी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन इसकी देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर, कि मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। तो आप सब जानते हो व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। फिर हम बात करते हैं इनके मेटेलिक रेडियस। तो अगर मैं बात करूं मेटेलिक रेडियस की, तो मेटेलिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये मेटेलिक रेडियस का सिंपल सा ट्रेंड होता है कि मेटेलिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो होना के यहाँ पर देखो एक्सेप्शन मिलेगा। कैसे एक्सेप्शन मिलेगा कि बोरॉन से ज्यादा होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए थी गैलियम की, लेकिन गैलियम की कम होती है और एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिल रहा है हमें गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। अब ये एक्सेप्शन जो तुम्हारा मिल रहा है मेटेलिक रेडियस का, ये क्यों मिल रहा है? तो देखो अगर तुम बात करो गैलियम की, तो गैलियम का जो 3d10 होता है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, ठीक है। यानी कि 3d10 होता है। अब 3d10 होने की वजह से यहाँ पे शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। तो अगर शील्डिंग पुअर है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये एल्यूमिनियम से साइज में छोटा होता है। तो ये इनके मेटेलिक रेडियस का ट्रेंड है, इस एक्सेप्शन को याद रखना। और इसका अगर तुमसे कोई रीजन पूछे तो इसका रीजन होता है पुअर शील्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर बात की जाए आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में एक चीज आपको हमेशा याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और आपको यही पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेडियस पे भी डिपेंड करती है। तो जो एक्सेप्शन आपको वहां मिला वो यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ एक और एक्सेप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन क्या होता है कि बोरॉन भाई डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बोरॉन की। बोरॉन के बाद किसकी होनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम की, लेकिन साइज का हमने रेशियो देखा था यहाँ पे। तो साइज गैलियम का छोटा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी किसकी ज्यादा, गैलियम की। यहाँ पे थैलियम और इंडियम में भी एक एक्सेप्शन मिल जाता है आपके इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में दो एक्सेप्शन है। पहले का रीजन तुमने देख रखा है, ठीक है, क्या रीजन था, स्मॉल रेडियस। और दूसरे का रीजन क्या होता है, तो दूसरे का रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पे भी बात सेम ही होती है। यहाँ पे जो 4f14 होता है वो फुलफिल्ड होता है, और इसका भी शील्डिंग इफेक्ट अगर देखो तो पुअर होता है। कैसा होता है, पुअर होने की वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, बट इंडियम से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलता, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजीली हो जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। तो ये एक्सेप्शन याद रखना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में दो जगह पे एक्सेप्शन आ रहा है, रेडियस में एक जगह पे एक्सेप्शन था, और रीजन दोनों के डी और एफ हमेशा याद रखो। डी और एफ शील्डिंग के लिए बहुत पुअर होते हैं। अगर डी एफ फुलफिल्ड और बीच में आ रहा है तो इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब देखो डी का साइज देखो, तो डी का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और एफ का इससे भी ज्यादा है, जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे
तो न्यूक्लियस जब लास्ट आउटर मोस्ट शेल पे जब अट्रैक्शन दिखाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस की वजह से उतना शील्डिंग नहीं लग पाता जितना एस और पी के केस में लगता है। एस और पी क्या है, एस छोटा होता है और पी भी एस से बड़ा होता है साइज में, लेकिन दोनों के साइज इनके कंपैरिजन में छोटे ही होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो उनकी शील्डिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन को रोकते हैं। न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन लगाता है वो इजीली रोक लेते हैं, लेकिन डी और एफ वाले इजीली रोक नहीं पाते, इसीलिए साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कैलकुलेटेड डाटा है, तो इसमें जो ट्रेंड मैं आपको लिखवा रहा हूं एज इट इज उसको याद कर लेना। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, बट यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बोरॉन, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम। तो इस ट्रेंड को तुम लोग याद रखना। अब इसमें हम कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब जानते हो, आप सबने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए दो स्केल दी गई है, तो उन स्केल का यूज करके हम इनकी वैल्यूज कंपेयर करते हैं, तो इनकी जनरल प्रैक्टिकल वैल्यूज को कंपेयर करके ट्रेंड में आपके सामने लिख रहा हूं, जिसे आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये डाटा भी कैसा है, अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखूं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड यहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कंटेन करता है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के बाद मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो बोरॉन के बाद ज्यादा होता है एल्यूमिनियम के, यानी यहाँ पे यहां तक तो ठीक ठीक, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम और सबसे लास्ट में हो जाता है गैलियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, गैलियम एक्सेप्शनली सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो क्या है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है मतलब एटम्स बहुत दूर दूर है एलिमेंट में, और नीचे से ऊपर जाओ तो साइज बहुत छोटा हो रहा है, इसका मतलब एलिमेंट में एटम्स क्या है, बहुत ज्यादा पास पास, तो बहुत ज्यादा पास पास है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम देखोगे तो जिस एटम का साइज सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सा ट्रेंड रखता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, और ऊपर वाला मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ गैलियम आपका एक्सेप्शनली बिहेव करता है। बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, मास और वॉल्यूम। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम मास भी इंक्रीज करता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इंक्रीज करे, क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डाउन द ग्रुप वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है बट साथ में मास भी, यानी कि एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है, और आप जानते हो कि इसमें मास क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो उसके बेस पे हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होने वाली, हेलियम की, और सबसे कम बोरॉन की। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो ये सारे फैक्टर्स है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो 13 ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन करता है। इसमें जहां पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक्सेप्शंस को। ठीक है, जनरली क्वेश्चन उन्हीं पे होते हैं और वही आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक रेडियस,